हेलो, नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो हम आज कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है उनकी आइसोमेरिज्म है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहली बात तो यह है कि आइसोमेरिज्म किस प्रकार की यौगिकों में पाई जाती है, इस पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आइसोमेरिज्म एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज है। डायरेक्शन का मतलब दिशात्मक, यानी वे यौगिक जिनमें एक दिशात्मक बंध पाया जाता है। और दिशात्मक बंध हम जानते हैं कौन कौन से होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, और दूसरा होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ये बॉन्ड जिनमें पाए जाएंगे वो यौगिक है, वो आइसोमेरिज्म है वो दर्शाएंगे। अब क्यों दर्शाएंगे? क्योंकि ये जो बंध बनते हैं एक निश्चित दिशा में बनते हैं। मान लीजिए कोई एक यौगिक है, हमने इस टाइप का ले लिया, AB3 टाइप का यौगिक ले लिया और उनके बीच में कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है। तो हम उसको इस तरह से दर्शाएंगे, ये इस तरह से इसकी डायरेक्शन होगी। कहने का मतलब इसमें जो साइड वाले जो एटम जुड़ेंगे वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होते हैं, और पर्टिकुलर डायरेक्शन में होने के कारण इनकी एक निश्चित एक पोजीशन होती है, निश्चित एक ज्यामिति होती है या संरचना होती है। उस संरचना में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है, और उस बदलाव के कारण बंध है उनकी संरचना में यदि बदलाव आ गया, यौगिक की संरचना में बदलाव आ गया, तो उस यौगिक के जो गुण हैं, चाहे वो भौतिक गुण हो चाहे वो रासायनिक गुण हो, उनमें बदलाव आ जाता है। और गुणों में बदलाव आने से वो यौगिक है वो मूल यौगिक ना रहकर किसी दूसरे प्रकार के यौगिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो यौगिक का अणु सूत्र है वो समान रहता है, लेकिन उसका संरचना सूत्र है वो भिन्न हो जाता है। तो संरचना सूत्र भिन्न होने के कारण हम उस यौगिक को, अब दोनों यौगिकों को समान नहीं रख सकेंगे। दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो उनको हम समान नहीं रखेंगे। वो अलग अलग प्रॉपर्टीज के अलग अलग यौगिक हो गए। और यौगिक हम उन्हीं को मानते हैं जिनकी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज होती है, चाहे केमिकल हो चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो। कुछ एक प्रॉपर्टीज है उनकी समान होती है, लेकिन कुछ एक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट हो जाती है। और डिफरेंट होने के कारण उस मॉलिक्यूल को हम एक अलग कैटेगरी में शो करने लग जाते हैं। और इस तरह से समान अणुसूत्र वाले जो यौगिक हैं उनको संरचना के आधार पर हम अलग अलग कैटेगरी में जो कैटेगराइज करते हैं, उसी घटना को हम नाम देते हैं आइसोमेरिज्म। इसका एक सिंपल सा अपन एग्जांपल लेके करते हैं। एग्जांपल है अपने पास C2H5OH, ये एक कंपाउंड है, और इस कंपाउंड को हम अणुसूत्र लिखे तो हम इस तरह से लिख सकते हैं C2H6O। C2H6O ये एक यौगिक है, उसका अणुसूत्र है। और इस अणुसूत्र में यदि हम जो इनके कोवेलेंट जो बॉन्ड थे, उन बॉन्ड के आधार पर यदि हम दर्शाना चाहें तो हम इस अणुसूत्र के द्वारा दो अलग अलग यौगिक लिख सकते हैं। वो कौन कौन से? एक हमने लिख दिया ये CH3 CH2OH, ठीक है, और एक हमने ये लिख दिया CH3O CH3। अब देखिए इसमें तो ये एक जो टर्मिनल जो पोजीशन है ना उसके ऊपर क्या आ गया? OH, और इसमें जो ऑक्सीजन है वो दोनों मेथिल जो ग्रुप है ना उनके बीच में आ गया। और इस तरह से यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो हो गया OH, और OH को हम जानते हैं ये एल्कोहलिक नेचर का होता है, और ये बीच में आ गया तो ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी है वो एल्किल ग्रुप के द्वारा जुड़ी हुई है, तो ये एक ईथर की कैटेगरी में आ गया। तो हम जानते हैं एल्कोहल की प्रॉपर्टीज अलग होती है और ईथर की प्रॉपर्टीज अलग होती है। हालांकि दोनों का अणुसूत्र क्या है? समान, लेकिन यहाँ पर देखिए हम दोनों का संरचना सूत्र है वो भिन्न भिन्न है। और वो भिन्न किसकी वजह से हुआ है? इनमें जो फंक्शनल ग्रुप है ना वो चेंज हो गया है। यानी जो इस मॉलिक्यूल में जो एटम्स थे उनकी जो रिलेटिवली जो पोजीशन थी वो पोजीशन चेंज हो गई, और इनकी पोजीशन चेंज होने से ही इनके जो फिजिकल और केमिकल में जो प्रॉपर्टीज है उनमें डिफरेंस आ जाता है, और डिफरेंस की वजह से ही ये दोनों मॉलिक्यूल है वो अलग अलग हो गए। इनको हम बोलते हैं एथिल एल्कोहल, और इसको बोलते हैं डाइमेथिल ईथर। तो ये ईथर की गुण शो करेगा और ये एल्कोहल की गुण शो करेगा। अब चूंकि अणुसूत्र ये था, इसके दो अलग अलग हो गए, तो ये यौगिक हो गया अपना A और ये यौगिक हो गया B। A और B परस्पर क्या कहलाएंगे? आइसोमर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? आइसोमर कहलाएंगे, आइसोमर। और इस जो ये जो फेनोमेना है कि एक ही मॉलिक्यूल था अणुसूत्र वाला, उसके दो अलग अलग मॉलिक्यूल जो अलग अलग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, इस तरह की जो घटना शो करते हैं उस घटना को हम क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो आइसोमेरिज्म मतलब क्या हो गया? यदि कोई अणु
जिसका अणु सूत्र समान है लेकिन उसके संरचना सूत्र भिन्न भिन्न है, तो हम इस घटना को बोलेंगे आइसोमेरिज्म। और इस आइसोमेरिज्म के बाद जो दो अलग अलग हमें मॉलिक्यूल प्राप्त हुए हैं वो मॉलिक्यूल परस्पर क्या कहलाएंगे, आइसोमर कहलाएंगे। तो ये थी अपनी आइसोमेरिज्म की परिघटना। अब चूंकि हमें देखना है इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो बॉन्ड होता है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है वो भी डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज शो करता है। डायरेक्शनल का मतलब उसमें जो सेंट्रल मेटल होता है उसके ऊपर जो लिगेंड जुड़े होते हैं, वो लिगेंड है वो एक निश्चित दिशा में ही जुड़े रहते हैं। ये नहीं है कि वो उसके चारों ओर किसी भी पोजीशन के ऊपर जुड़े हों, ऐसा नहीं होता, वो एक निश्चित डायरेक्शन के ऊपर जुड़े रहते हैं। जैसे हम यदि उसमें देखें तो उसमें हाइड्रोजन sp2 है तो वो 180 डिग्री के ऊपर जुड़ेंगे और उसकी लीनियर स्ट्रक्चर होगी, और यदि sp3b2 है तो वो ऑक्टाहेड्रल में शो होंगे, और ऑक्टाहेड्रल में होने के कारण उनके जो लिगेंड हैं वो जो एक्सिस होती है उस एक्सिस के अलॉन्ग में जुड़े रहते हैं। तो उससे यदि वो चेंज हो जाते हैं तो दूसरा मॉलिक्यूल बन जाता है और उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट हो जाती है, और डिफरेंट होते ही वो अलग अलग आइसोमर बन गए, और इस परिघटना को हम बोल देंगे आइसोमेरिज्म। अब मोटे तौर पर हम देखते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनमें आइसोमेरिज्म है वो कितने प्रकार की होती है। तो मोटे तौर पर हम लोग बातों में इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरी होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यानी उसके स्ट्रक्चर में चेंज होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा। और हम जानते हैं कि जैसे ही स्ट्रक्चर यदि किसी मॉलिक्यूल की चेंज हो जाती है तो उसके फिजिकल और केमिकल दोनों ही प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, और जैसे ही केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है तो वो मॉलिक्यूल दूसरा बन जाता है, वो सेम आइडेंटिटी मॉलिक्यूल है वो नहीं रह पाते। स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल में स्ट्रक्चर जो आइसोमेरिज्म है ये फिर कई प्रकार की होती है, किस तरह से ये घटित होती है उसी आधार पर इसका नामकरण करते हैं। फर्स्ट है इसमें फाइनेशन आइसोमेरिज्म, सेकंड है हाइब्रिड आइसोमेरिज्म, थर्ड है लिंकेज आइसोमेरिज्म, फोर्थ कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, फिफ्थ लिगेंड आइसोमेरिज्म, सिक्स्थ कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म एंड लास्ट पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। हालांकि लास्ट जो पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म है इसको वास्तविक रूप से देखें तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में शो नहीं होती, क्योंकि इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसमें चेंज नहीं होता। हालांकि इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो सेम रहता है, स्ट्रक्चर चेंज होते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो सेम रहता है, एक तरह से ही पॉलीमराइजेशन ही है। तो इसको वास्तविक रूप से देखें तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में शो नहीं करते, फिर भी कुछ एक बुक्स वाले हैं वो उसको इस तरह से लिख देते हैं कि चलो हम उसको भी एक टाइप से मान लेते हैं। दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में इनका स्ट्रक्चर जो फॉर्मूला है वो चेंज नहीं होता, ना ही इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज होता है। तो फिर चेंज क्या होगा, चेंज होता है इसका जो स्पेस जो अरेंजमेंट होता है लिगेंड का या को जो एटम्स है उनका, वो स्पेस जो अरेंजमेंट है वो चेंज हो जाता है कंपैरेटिवली दूसरे मॉलिक्यूल्स के, दूसरे लिगेंड या दूसरे जो एटम्स जुड़े हुए हैं उनके कंपैरेटिवली उनका स्पेस अरेंजमेंट है वो चेंज हो जाता है। ये भी आगे दो प्रकार की होगी, हम इसको भी बाद में देखेंगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट है इसकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और सेकंड है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो शो करते हैं, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड शो करते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है उनके हम अलग अलग प्रकार के नाम लिखते हैं, जैसे पोजिशनल होता है या फंक्शनल वाला होता है या चेन वाला होता है, वो किस तरह से शो होती है उसी के आधार पर हम उसका नामकरण कर देते हैं। तो यहाँ पर हम कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है उनकी जो आइसोमेरिज्म है उसका ही विशेष तौर से अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट आयोडाइजेशन लेते हैं, फिर सेकंड हाइब्रिड लेते हैं, थर्ड लिंकेज आइसोमेरिज्म लेते हैं, फोर्थ कोऑर्डिनेशन लेते हैं। इस तरह से लाइन वाली होगी कोऑर्डिनेशन पोजीशन में, लास्ट में हम पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म है उसका भी अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट हम शुरू करते हैं आयनिक आइसोमेरिज्म, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनकी सबसे इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म है। तो इसमें होता क्या है, फर्स्ट है अपनी आयनाइजेशन, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में होता क्या है कि इसमें एक जो कॉम्प्लेक्स जो आयन होता है और एक जो होता है इसका बाहर की तरफ जो आयनिक स्फीयर होता है, एक हो गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर और एक हो गया आयनिक स्फीयर। आयनिक स्फीयर से कोई जो नेगेटिव जो आयन था वो अंदर चला जाता है यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आ जाता है, और कोऑर्डिनेशन वाला है वो आयनिक स्फीयर में चला जाता है यानी बाहर चला जाता है।
तरह से जो ऋणायन जो लिगेंड है उसके अदला बदले के कारण उनकी स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाती है, और स्ट्रक्चर चेंज होती है हम जानते हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट हो जाती है। चलिए इसका हम एक एग्जांपल है उसके द्वारा शो करते हैं इसको। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, कोबाल्ट Br NH3.5 और यहां पर लिख दिया मैंने SO4। ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है। इसमें आयनिक स्पेयर में क्या है, सल्फेट, और कोऑर्डिनेशन स्पेयर में एक नेगेटिव एलिमेंट है वो क्या है, Br। यदि ये अपनी पोजीशन बदलने से ये हो जाएगा CO NH3.5 SO4 और बाहर तो चला गया Br, ठीक है। अब देखिए पहले कोबाल्ट इसके साथ Br है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ था, हम उसको इस तरह से दर्शा सकते हैं। ये इसकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है और सहज ऑक्टाहेड्रल होती है, और इसके ऊपर 5 तो जुड़े हुए हैं, एमिनो लिगेंड NH3 इस तरह से जुड़े हुए हैं। बॉन्ड कौन सा है, कोऑर्डिनेशन, और एक इसके ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, Br, और इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव और बाहर कौन सा जुड़ा हुआ है, SO4 है 2 नेगेटिव। क्लियर। अब देखिए जैसे ही SO4 अंदर चला गया, Br बाहर चला गया, तो इस SO4 की जगह दोबारा कौन जुड़ जाएगा, Br की जगह SO4, और बाहर कौन आ जाएगा, Br नेगेटिव। यहां पर +1 आ जाएगा, ये -1 है। तो देखिए यहां पर कौन किसके साथ जुड़ा हुआ था, कोबाल्ट के साथ में Br जुड़ा हुआ था, और अब कौन जुड़ गया, SO4 जुड़ गया। तो देखिए यहाँ पर जो पोजीशन के कारण जो लिगेंड थे ना, उन लिगेंड का स्थान ही बदल गया। स्थान बदलते ही ये कंपाउंड होगा वो अपना अलग होगा और ये कंपाउंड अलग होगा। अब हमें कैसे पता चला कि इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी। यदि मैं इसकी रिएक्शन करवा दूं BaCl2 के साथ, तो हमें एक ऑक्सीजन मिलेगा। वो ऑक्सीजन किसका होगा, क्योंकि ये तो क्या है, आयनिक स्पेयर में, और आयनिक स्पेयर में है तो ये इजीली यहाँ से रिमूव हो सकता है, और रिमूव होने के कारण हमें क्या मिलेगा, BaSO4 है उसका एक श्वेत ऑक्सीजन मिलेगा, व्हाइट PPT। तो हमें पता चल जाएगा इसके साथ इसकी रिएक्शन होगी। लेकिन यही यदि यहाँ पर करवाएं BaCl2 के साथ, तो हम ये जानते हैं नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी, हमें कोई यहाँ पर PPT प्राप्त नहीं होगी। तो इसका अर्थ ये हो गया कि ये दोनों कंपाउंड है, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान है। इसमें भी कोबाल्ट है, इसमें भी कोबाल्ट है, इसमें Br, इसमें Br है, इसमें अमोनिया के 5 है, इसमें अमोनिया के 5 है, इसमें भी एक सल्फेट है और एक सल्फेट इसमें है। तो ये सल्फेट और Br जो नेगेटिव जो लिगेंड था ना, उनके स्थान बदलने से ये दूसरा प्रकार का कंपाउंड प्राप्त हो गया। तो इसलिए ये अलग प्रकार का कंपाउंड हो गया, ये अलग प्रकार का कंपाउंड हो गया, और ये दोनों परस्पर क्या कराएंगे, आइसोमर कराएंगे। ये करा के अपनी आयनाइजेशन है, आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। कौन सी है, हाइड्रेट। हाइड्रेट में क्या होता है, ये भी एक तरह से जो आयनिक आइसोमेरिज्म है उसी का ही उदाहरण है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। जो आयनिक आइसोमेरिज्म है उसी का ही एक अलग विस्तृत रूप मान लो, या इसका एक अलग टाइप मान लो। सेंस इसमें यही है कि इसमें जो पहले जो लिगेंड कौन से थे, नेगेटिव जो लिगेंड थे ना, वो अपना स्थान बदल रहे थे। आयनिक स्पेयर से कहां चले गए, कोऑर्डिनेशन स्पेयर में, और कोऑर्डिनेशन स्पेयर वाला नेगेटिव लिगेंड है वो कहां चला गया, आयनिक स्पेयर में चला गया। इसमें जो स्थान बदलने वाले हैं वो क्या होते हैं, H2O होते हैं, H2O लिगेंड। एक बार H2O है, यानी इसमें आपको खास बात क्या याद रखनी है, इसमें लिगेंड कौन होगा, H2O होगा, वो H2O ही अपना स्थान बदलेगा। वो स्थान कहां बदलेगा, एक बार वो आयनिक स्पेयर में जाएगा और एक बार जाएगा वो कोऑर्डिनेशन स्पेयर में। क्योंकि आयनिक स्पेयर में जाएगा तो ये लिगेंड की तरह बिहेव नहीं करेगा, या सिंपल ऋणायन की तरह बिहेव नहीं करेगा, तो किसकी तरह बिहेव करेगा, ये क्रिस्टलिन वाटर के रूप में बिहेव करेगा। और हम जानते हैं क्रिस्टलिन वाटर है, उसको हम इजीली किसी कंपाउंड से आसानी से रिमूव कर सकते हैं। लेकिन यही H2O यदि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा, ध्यान देना, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा यदि किसी सेंट्रल मेटल के साथ में अटैच हो गया तो हम उसको इजीली रिमूव नहीं कर सकते। चलिए हम इसको एक एग्जांपल के द्वारा शो करें। एग्जांपल ले लिया हमने COCl3.6H2O, ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। इस मॉलिक्यूल को हम किस किस रूप में लिख सकते हैं, तो पहले तो हमने ये लिख दिया COH2O6 और Cl3,
सेकंड में हमने ये लिख दिया CO H2O और 5 Cl2 डॉट H2O। थर्ड कंडीशन ये होगी CO H2O और 4 Cl2, बाहर एक Cl रहेगा, 2 H2O बाहर चलेंगे। फिर CO H2O और ट्राइस Cl3, Cl अब बाहर बचा ही नहीं है तो यहां पर क्या बचेगा 3 H2O। अब इन देखें ये कंपाउंड अलग है, ये कंपाउंड अलग है, ये कंपाउंड अलग है, ये भी कंपाउंड अलग है। इस कंपाउंड में देखें तो कोबाल्ट की जो 6 कोवैलेंसी थी उस सभी कोवैलेंसी पे क्या जुड़ा हुआ था, H2O जुड़ा हुआ था। तो ये जो 6 H2O है वो इजीली हमें प्राप्त नहीं हो सकते, या ये कहें या हमें यहाँ से Cl है वो आसानी से प्राप्त हो सकता है। यदि मैं इसकी रिएक्शन करवा दूं एक्सेस ऑफ NO3 के साथ तो हमें यहाँ पर 3HgNO3 यानी 3 मोल HgNO3 है वो प्राप्त होगा। यहाँ पर यदि HgNO3 की रिएक्शन करवाएं तो यहाँ पर हमें 2 मोल HgNO3 मिलेगा। यहाँ पर यदि HgNO3 की रिएक्शन करवाएं तो यहाँ पर मिलेगी हमें एक Cl बार है ना, यही तो रिमूव हो सकता है। जो आयनिक स्पेयर में है ना वो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, जो कोवैलेंट के रूप में बॉन्डेड हो गया वो क्लोरीन या कोई जो लिगेंड है वो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो यहाँ पर 1 मोल हमें HgNO3 मिलेगा, और यहाँ पर यदि मैं HgNO3 की रिएक्शन करवाऊंगी तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर बाहर कोई क्लोराइड आयन नहीं है, आयनिक स्पेयर में कोई क्लोराइड आयन नहीं है, इसलिए ये HgNO3 के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा। सेकंड में यदि देखें, यदि इसको यदि हम गर्म करेंगे, इसको यदि हम गर्म करेंगे तो यहाँ पर हमें कोई H2O प्राप्त नहीं होगा, यानी 0 H2O। यदि इसको गर्म करेंगे तो हमें एक H2O है वो इजीली प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर इसको गर्म करेंगे तो हमें 2 H2O है वो इजीली प्राप्त हो जाएंगे, और इसको यदि गर्म करेंगे तो हमें 3 H2O इजीली प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन बाकी 3 H2O है वो प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि ये बच्चे 3 जो H2O है वो कोबाल्ट के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा बंधे हुए हैं, और इनको बाहर निकालने के लिए हमें हायर एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। तो इस तरह से ये हो गई अपनी हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म। तो हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म में यदि हम इसको समराइज करें तो होता क्या है कि इसमें जो H2O मॉलिक्यूल है वो एक बार क्रिस्टलाइन वाटर के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट रहता है और एक बार लिगेंड के रूप में प्रेजेंट रहता है, और ये अपना जो पोजीशन है वो चेंज करता रहता है। यहाँ पर कोबाल्ट है उसमें 6 H2O लिगेंड जुड़े रहते हैं, क्लोराइड यहाँ पर आयनिक स्पेयर के रूप में था। यहाँ पर 5 जुड़े हुए हैं, एक बार क्रिस्टलाइन जेल के रूप में है जो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा भी हो सकता है, जो इजीली आसानी से रिमूव हो सकता है, 2 क्लोराइड बाहर निकल सकते हैं, लेकिन एक क्लोराइड है वो इजीली बाहर नहीं निकलेगा। यहाँ पर 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा H2O मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर 3 H2O है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। कंपाउंड A, कंपाउंड B, कंपाउंड C और कंपाउंड D, ये परस्पर क्या कहलाएंगे? आइसोमर कहलाएंगे। और ये जो फेनोमेना है उस फेनोमेना को हम क्या नाम दे देंगे? हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म। सेकंड थर्ड लिंकेज आइसोमेरिज्म, वो भी एक विशेष प्रकार की स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, और इसके लिए आपको ये याद रखना है कि जो लिंकेज आइसोमेरिज्म है कौन से कंपाउंड शो करेंगे। तो उसके लिए आपको विशेष तौर से याद रखना है कि वे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिंकेज आइसोमेरिज्म, यानी वे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनमें एम्बिडेंट लिगेंड प्रेजेंट हो। अब एम्बिडेंट लिगेंड कौन से होते हैं? एम्बिडेंट लिगेंड हमने पीछे पढ़ा था कि वे लिगेंड जिनके पास 2 दाता परमाणु होते हैं, लेकिन एक समय पर उनमें से कोई एक ही दाता परमाणु है वो सेंट्रल मेटल आयन या एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है, दूसरा जो डोनर एटम है वो उसके साथ बॉन्ड नहीं बना सकता। इसकी भी हमने पीछे विस्तृत व्याख्या की थी कि क्यों नहीं बना सकते। तो वो एम्बिडेंट लिगेंड कौन से हैं? Cn हो गया, HCl हो गया, OCl हो गया और NO2 माइनस हो गया। ये जहां जहां पर उपस्थित होंगे वो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेंगे। चलिए इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। CO NH3 और 5 Cn प्लस 2, ये एक एग्जांपल ले लिया। अब इसमें क्या हो सकता
सकता है, एक तो इस तरह से लिखा हुआ है, इसका मतलब है कोबाल्ट के साथ में किसने बॉन्ड बना रखा है, कार्बन ने बॉन्ड बना रखा है। और इसको दोबारा मैं इस तरह से लिख दूं, CO NH3 और 5 NC 2 पॉजिटिव। तो यहां पर बॉन्ड किसने बना रखा है, नाइट्रोजन ने। तो वही है, बॉन्ड यदि चेंज हो गया, यानी कोई लिगेंड है उसमें जो डोनर एटम है वो चेंज हो गया, और चेंज होते ही उसकी स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो जाती है। और स्ट्रक्चर चेंज होगी तो हमें पता है कि उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट हो जाती है। तो ये ए मॉलिक्यूल है और ये बी मॉलिक्यूल है, ये दोनों परस्पर क्या कहलाएंगे, आइसोमर कहलाएंगे। और इस फिनोमेना को हम क्या नाम दे देंगे, लिंकेज आइसोमर। चलो इसको हम शो करके देख लेते हैं। कोबाल्ट जो सेंट्रल मेटल एटम है और इसके चारों ओर 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, 6 में से 5 तो हैं अमोनिया के, ये 5 अमोनिया के जुड़ गए, और एक कौन सा जुड़ा था, CN, जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा है। इनमें तो कोई चेंज नहीं हो रहा, लेकिन चेंज कहां हो रहा है, यहीं पर हो रहा है। एक बार तो सेंट्रल मेटल एटम है, उसके साथ में साइनाइड जो लिगेंड था वो जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें ज्यादा परमाणु कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, कार्बन। और दोबारा जब ये देखें तो बाकी तो सेम होंगे, लेकिन यहीं पर वो चेंज होगा, और उसमें डोनर एटम कौन पार्टिसिपेट कर रहा है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में, नाइट्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये और ये कंडीशन है वो चेंज हो गई, यानी इनकी पोजीशन है वो चेंज हो गई। और इसी पोजीशन चेंज होने की वजह से इन दोनों जो मॉलिक्यूल है उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो कुछ डिफरेंट हो जाती है। और जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं वो हमें पता है कि वो एक दूसरे के आइसोमर बन जाते हैं, यानी वो दो अलग अलग मॉलिक्यूल हो जाते हैं, और इसी घटना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। नेक्स्ट फोर्थ हम देखते हैं, तो हाँ इसमें एक ध्यान रखना, लिगेंड आइसोमेरिज्म कौन से हो पाएंगे, जिसमें एम्बिडेंट लिगेंड उपस्थित हो। और एम्बिडेंट लिगेंड कौन कौन से हैं वो भी हमें देखेंगे। साइनाइड होता है, आइसोसाइनाइड या साइनाइड होता है, या थायोसाइनाइड होता है, या फिर नाइट्रो कंपाउंड होता है। नेक्स्ट नंबर 4 जो अलग अलग इसका टाइप है वो है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, इसमें क्या खास बात है वो हमें याद रखना है कि हम जानते हैं कि कोई भी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसमें होता है एक कोऑर्डिनेशन स्पेयर और एक होता है आयनिक स्पेयर। अब ये जो उसमें कोऑर्डिनेशन स्पेयर और आयनिक स्पेयर है उसमें एक सरल डनायन या रिनायन हो सकता है, या कॉम्प्लेक्स डनायन या रिनायन हो सकता है। लेकिन कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए हमें डनायन और रिनायन दोनों ही कौन से लेने पड़ेंगे, कॉम्प्लेक्स आयन लेने पड़ेंगे। डनायन भी कॉम्प्लेक्स आयन होगा और रिनायन है वो भी कॉम्प्लेक्स आयन होगा। चलिए हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, PP NH3 CO Cl4। इस टाइप का हमने कोई एग्जांपल है वो एज्यूम कर दिया। इसमें प्लेटिनम है, उसके साथ में कौन जुड़े हुए हैं, अमोनिया के 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर कोबाल्ट है उसके साथ में साइनाइड के 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं। इसको यदि हम चेंज कर दें, यानी जो सेंट्रल मेटल है वो अपनी पोजीशन है वो चेंज कर लेता है, या लिगेंड है वो अपनी पोजीशन है वो चेंज कर लेते हैं। तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं CO NH3 और ये हो गया PP CN4। तो ये एक अलग कंपाउंड हो गया और ये एक अलग कंपाउंड हो गया। कैसे हो गया, यहाँ पर प्लेटिनम के साथ में क्या जुड़े हुए थे, 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल जुड़े हुए थे, और यहाँ पर कोबाल्ट के साथ में 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। तो इनकी स्ट्रक्चर भी चेंज हो गई, यहाँ पर प्लेटिनम के साथ है, यहाँ पर कोबाल्ट के साथ। साइनाइड है वो पहले किसके साथ जुड़े हुए थे, कोबाल्ट के साथ, और यहाँ पर किसके साथ जुड़ गए, प्लेटिनम के साथ। तो इनकी स्ट्रक्चर है वो भी चेंज होगी। स्ट्रक्चर चेंज हो गई तो इनमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होगी। इसका मतलब ये दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग हो गए, और हमें यही चाहिए था। इसलिए इस टाइप की जो स्ट्रक्चर जो आइसोमेरिज्म है उसका हमने नाम क्या दिया, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। क्यों नाम रखा है, क्योंकि इसमें एनायन और कैटायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स होने चाहिए, एक बात तो ये है। दूसरा, जो सेंट्रल मेटल है वो चेंज होना चाहिए। यदि यहाँ पर पीटी है और यहाँ पर मैं पीटी ले लूँ तो कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पीटी के साथ जुड़े हैं, यहाँ पर भी प्लेटिनम के साथ जुड़े होंगे। तो ये सेंट्रल मेटल है वो भी चेंज होना चाहिए, और लिगेंड है वो भी अलग अलग प्रकार के होने चाहिए, तभी ये शो करेंगे, अन्यथा ये शो नहीं करेंगे। तो दोनों ही इसमें कोऑर्डिनेशन स्पेयर वाले हैं। तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर में
चेंज होने के बाद में ये आइसोमेरिज्म शो होती है, इसलिए इसका नाम रख दिया कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट नंबर 5, लिगेंड आइसोमेरिज्म। लिगेंड आइसोमेरिज्म ये मोस्टली वो लिगेंड शो करते हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ उपस्थित है, और मोस्टली वो कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और हमें पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो भी कई प्रकार की आइसोमेरिज्म शो करते हैं, जैसे पोजिशनल हो गई, फंक्शनल हो गई। तो यदि वो कोई लिगेंड ऑलरेडी पहले से ही आइसोमेरिज्म शो करता है और वो किसी कंपाउंड में उपस्थित है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उपस्थित है या सेंट्रल मेटल एटम के साथ में जुड़ा हुआ है, तो हम ये कहेंगे कि वो एक तरह की आइसोमेरिज्म होगी, क्योंकि इसमें भी बॉन्ड चेंज हो गया या उसकी स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गई, और स्ट्रक्चर चेंज होगी तो हम ये कहेंगे ये लिगेंड आइसोमेरिज्म है, क्योंकि इसमें लिगेंड है वो ही अपनी जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर रहा है। बाकी मॉलिक्यूल है वो पूरा का पूरा सेम है, लेकिन जो लिगेंड है ना उस लिगेंड की स्ट्रक्चर चेंज हो गई। और हमें पता है लिगेंड की हो चाहे पूरे कंपाउंड की हो, यदि स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है तो उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाती है। चलो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक लिगेंड है, उसको मैंने इस तरह से लिख दिया NH2 सॉरी CH2 CH2 CH2, यहां पर मैंने जोड़ दिया NH2, यहां पर भी जोड़ दिया मैंने NH2। ये हो गया 1,3-डाई प्रोपेन, सॉरी 1,3-डाई एमिनो प्रोपेन, ठीक है। और यही लिगेंड यदि इस तरह से आ जाता है CH2 CH CH3, और यहां पर 2 नंबर पोजीशन पे NH2 जुड़ गया और यहां पर 1 नंबर पे NH2 जुड़ गया, ये कहलाएगा 1,2-डाई एमिनो प्रोपेन। अब यदि ये किसी के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं तो हमें पता है कि ये लिगेंड है उसके स्ट्रक्चर में चेंज हो गया, और लिगेंड के स्ट्रक्चर में चेंज हो गया, इसका मतलब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाएगी। यदि इस तरह से कोई लिगेंड ऑलरेडी पहले से ही कोई आइसोमेरिज्म शो करता है और वो लिगेंड यदि किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में प्रेजेंट है तो वो भी एक प्रकार की आइसोमेरिज्म होगी, और उस आइसोमेरिज्म को हम किसमें शो करेंगे, लिगेंड आइसोमेरिज्म में। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन पोजिशनल आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन पोजिशनल आइसोमेरिज्म उपसंयोजक स्थिति समानता। कोऑर्डिनेशन पोजिशन आइसोमेरिज्म। तो मोस्टली ये कौन से यौगिक होते हैं जो इस तरह की आइसोमेरिज्म शो करेंगे? हमें पता है सो सिंपल जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो इस तरह की आइसोमेरिज्म है वो शो नहीं करते। इसके लिए आपको याद रखना है पॉलीन्यूक्लियर, पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड। अब इसमें क्या होता है पॉलीन्यूक्लियर, यानी इसमें सेंट्रल मेटल आयन है वो एक से अधिक होते हैं और वो परस्पर या तो ब्रिज लिगेंड के द्वारा जुड़े रहते हैं या परस्पर एक कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। अब दोनों जो कोऑर्डिनेशन जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं उनके ऊपर भी कुछ एक लिगेंड जुड़े रहते हैं और वो लिगेंड अपनी पोजीशन है वो चेंज कर देते हैं। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल के द्वारा शो करूं, एक सेंट्रल मेटल ए है और ये दूसरा ए है, ठीक है, और ये किसी ब्रिज लिगेंड के द्वारा इस तरह से जुड़े हुए हैं और ये है इनके ऊपर भी कुछ लिगेंड जुड़े हुए हैं और इधर भी लिगेंड है, इसको मैं एड्रेस के द्वारा लिख दूं, इनकी संख्या मैंने n लिख दी। इस टाइप के ये पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं। अब इनमें होता क्या है, ये एड्रेस है वो इधर चला जाएगा, ये एल है वो इधर चला जाएगा, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये ए था, ये ब्रिज लिगेंड के द्वारा दूसरे ए से जुड़ा हुआ है और नीचे भी ये ब्रिज लिगेंड है वो मान लीजिए बी मान लो उसके द्वारा जुड़े हुए। यहाँ पर मैंने एल की मान लीजिए संख्या 3 कर दी, इसकी भी संख्या मैंने 3 कर दी, तो यहाँ पर एल के रह गए 2 और एक आ गया एड्रेस, और यहाँ पर एड्रेस है उनकी संख्या रह गई 2 और एक आ गया एल। अब देखिए यहाँ पर एक एल था वो इधर आ गया, तो इसकी मतलब पोजीशन चेंज होगी। यहाँ पर एड्रेस था वो इधर चला गया, तो यहाँ पर संख्या 3 थी, यहाँ पर संख्या इसकी 2 रह गई, तो ये कंपाउंड और ये कंपाउंड दोनों अलग अलग हो गए, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो गई, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेशन जो पोजीशन है यानी ए और इससे ए की कई बार कोऑर्डिनेशन जो नंबर है वो भी चेंज हो जाते हैं। इधर वाले के यदि 4 था तो ये 3 में आ सकता है, और इधर वाला यदि
4 था तो वो 5 में भी जा सकता है। कई बार इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर है वो भी चेंज हो जाते हैं, लेकिन ओवरऑल इनके कोऑर्डिनेशन नंबर जो नेट कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कभी भी चेंज नहीं होता। ये किसी भी आइसोमेरिज्म में ये नहीं है कि 4 वाला 6 में बदल गया, 6 वाला 4 में बदल गया, ऐसा नहीं होगा। यदि इस तरह से करेंगे तो वो अलग प्रकार का मॉलिक्यूल वैसे ही हो गया, उसकी मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है वो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि लिगेंडों की संख्या कम होगी ना। यहाँ पर ये 3 है, पहले 3 जुड़े थे, यदि 2 जुड़े गए, इधर यदि पहले 3 थे वो 4 हो गए, तो टोटल लिगेंड है उनकी संख्या तो वैसी रहेगी, और इनके जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो भी चेंज नहीं होगा। तो शर्त ये है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं होना चाहिए, इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर है वो टोटल वो चेंज नहीं होनी चाहिए, तो और उनकी स्ट्रक्चर है वो भी चेंज नहीं होना चाहिए। ऑक्टाहेड्रल है तो ऑक्टाहेड्रल रहना चाहिए, टेट्रा है तो टेट्रा रहना चाहिए, यदि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही रहना चाहिए। यदि उसकी ज्योमेट्री चेंज हो जाती है तो एक अलग प्रकार के कंपाउंड आएगा, वो आइसोमेरिज्म में नहीं आएगा। तो ये कहलाती है अपनी कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। और लास्ट है अपनी पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। हालांकि हमने पहले कहा था कि पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म है वो एक शुद्ध रूप से देखें तो आइसोमेरिज्म नहीं है, वो तो पॉलीमराइजेशन है, उसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी चेंज हो जाता है। जबकि आइसोमेरिज्म की फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि उसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो चेंज नहीं होना चाहिए। अब इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हो जाता है, लेकिन जिनका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो सेम रह जाता है। पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। चलिए हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, PT NH3O4 PTCl, ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। हालांकि ये इसमें एनाइन और केटाइन दोनों ही कॉम्प्लेक्स आयन है। एक तो इसका फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा इसका पॉलीमराइजेशन करते हैं तो ये पॉलीमराइज होगा इस तरह से हो गया PT NH3, इसको तो मैंने O4 ही रख लिया, दूसरा कर दिया मैंने PT NH3 Cl4 और इसकी संख्या डबल कर दी। तो इनका जो रेशियो देखें तो यहां पर PT का कितने हैं, 2 हो गए, 2 PT के हो गए, NH3 के 4 हो गए और Cl के 4। दूसरे में देखें तो PT के कितने हो गए, 3, 2 1 3, NH3 के कितने रहे, 4 और Cl4 है उसके कितने हो गए, 8। तो इसका जो सिंपल एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखें तो हम ये क्या लिखेंगे, सॉरी ये 4 होना चाहिए, इसको बिटवाइज करते हैं, इसको बिटवाइज कर दिया, हालांकि चीज वही रहेगी, ये 8 हो गई, तो वही है 2